Good morning. Good morning, Good sir. morning. Am I audible? Yes, sir. Okay. Okay. तो जब पिछले क्लास में शायद एक न्यूमेरिकल दिए थे सॉल्व करने के लिए, वो हो गया है? Yes, sir. अच्छा, वो कौन सा न्यूमेरिकल था, थोड़ा बताओ तो। A three-phase 50 Hz 4-pole induction motor has a sleep of 4%. Calculate speed of motor. अच्छा, ठीक है, समझ गया। अच्छा, उसका जो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द मोटर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर ईएमएफ, तो Yes. उसका आंसर क्या आया बताओ। Speed of motor 1440 RPM 1440 RPM, ठीक है। और frequency of rotor EMF 2 Hz. फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर ईएमएफ 2 हर्ट्ज। अच्छा, अब मीनू सा, यस सर। हाँ इसे सॉल्व किया है? सर इसे लास्ट सॉल्व में किया कल हो? डिस्कनेक्ट हो गया था क्लास से। नो सर, क्लास से डिस्कनेक्ट हो गए थे कल से। क्यों, कल तो क्लास में थे तुम। यस सर, सेकंड हाफ वाले क्लास में जो 12 PM के बाद हुआ था सर, उसमें डिस्कनेक्ट हो गए थे। ज्वाइन होने की कोशिश नहीं की? यस सर किए थे, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था, रिपोर्ट इशू करके बार बार दिख रहा अच्छा था सर। ठीक है। जूही कुमारी, जूही, यस सर। हाँ वो जो मैंने कल जो होमवर्क दिया था उसको सॉल्व किए हो? यस सर। अच्छा, सो बताओ, हमारा जो स्टैंड स्टिल कंडीशन में क्या पूछा गया? रोटर हैज ए रेजिस्टेंस समथिंग, कैलकुलेट द पावर फैक्टर। सो रोटर इम्पीडेंस एट स्टैंड स्टिल, इसका वैल्यू क्या आया है? पावर फैक्टर सर स्टैंड स्टिल में। हाँ, तो पावर फैक्टर निकालने के लिए तो इम्पीडेंस को निकालना होगा, है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो सर इम्पीडेंस का वैल्यू क्या? 4.123। 4.123। अच्छा, अच्छा, अनिमा कुमारी, अनिमा, रिचिका, रिचिका, सर। हाँ। अच्छा, तुम प्रॉब्लम को सॉल्व किए हो? यस सर। अच्छा, तो तुम बताओ, पावर फैक्टर, रनिंग कंडीशन में जो पावर फैक्टर है उसका वैल्यू क्या है एट द स्पीड ऑफ एट द स्पीड ऑफ 1400? यस सर। सर वो लास्ट वाला ना थोड़ा मेरा गलत हो गया था सर, हम 2 का 1 तक बनाया अच्छा, इम्पीडेंस का एट वैल्यू क्या स्टैंड है? स्टिल तक। सर सर 4.123 ओम सर, स्टैंड स्टिल तक बनाया हम।
अच्छा, लास्ट वाला का क्या प्रॉब्लम है? तो वो मेरा लास्ट वाला जो है कैलकुलेशन में मतलब रॉन्ग कि हो गया रनिंग था। कंडीशन में हमें पावर फैक्टर को निकालना है, तो वहां पर क्या प्रॉब्लम हुआ है? सर वो हम फॉर्मूला, सर वो हम वैल्यू गलत लेके बना दिए थे, तो सर उसको हम ठीक कर रहे हैं अभी। प्रोसेस प्रोसेस मालूम है ना? प्रोसेस ठीक ठाक? ये सर, हाँ ये सर बताओ। वो ठीक है सर, वो हम वैल्यू गलत कर दिए, सर हम बना के बताते हैं फिर। अच्छा ठीक है। सो इसका जो पिछले वाला जो हमने होमवर्क दिया था उसका जो रिजल्ट आएगा, जैसे कि पहला पॉइंट हमें स्पीड को निकालना होगा। ठीक है, तो स्पीड का जो वैल्यू आएगा मतलब एनर का और एन का जो वैल्यू आएगा वो 1440 आरपीएम का रिजल्ट ऐसा आएगा। अच्छा, यहाँ पर जो रोटर फ्रीक्वेंसी है, रोटर फ्रीक्वेंसी एफ डैश, और इसको हम F2 से भी डिनोट कर सकते हैं। सो F2 का जो वैल्यू आएगा वो 2 हर्ट्ज होगा। ठीक है, ये बी वाला का आंसर है। अच्छा नेक्स्ट, एट स्टैंड स्टिल कंडीशन पावर फैक्टर जो होगा मतलब cos⁵2, इसका वैल्यू जो आएगा 0.2425। ये वैल्यू ठीक है सौरभ? Yes, sir. अच्छा, एंड नेक्स्ट एट द रनिंग कंडीशन मतलब कि जब 1400 आरपीएम में मोटर घूमेगा टाइम पे हमारा पावर फैक्टर कितना आएगा? cos⁵2 डैश, इसका वैल्यू आएगा 0.9662। ठीक है, ये वैल्यू मिल रहा है? Yes, sir. अच्छा, तो ये लैगिंग। ठीक है, सो ठीक है, अगर किसी को ये प्रॉब्लम समझने में दिक्कत है, मतलब ये न्यूमेरिकल अगर कोई भी कोशिश किए हो लेकिन सॉल्व नहीं कर पाए हो, वो हमें बता सकते हो। ठीक है, वैसे कि ये प्रॉब्लम एकदम एकदम इजी सा प्रॉब्लम है, नहीं समझने का कोई बात ही नहीं। अच्छा ठीक है, सो ये था हमारा रोटर करंट एट स्टैंड स्टिल एंड रनिंग कंडीशन। अब हमारा जो आज जो टॉपिक पे ऊपर हम डिस्कस करेंगे वो क्या है? वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि देखो हमने बताया था क्या कि जब भी हम स्टेटर में थ्री फेज सप्लाई देते हैं तो स्टेटर फील्ड क्या करते हैं, वहां पर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होता है। जो मैग्नेटिक फील्ड एयर गैप क्रॉस करके रोटर कंडक्टर को काट करते हैं और वहां पर रिलेटिव स्पीड के वजह से मोटर घूमता है। ये बेसिक सा प्रिंसिपल है। ठीक है, सो ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, व्हाई डू यू कॉल दिस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड? इसको हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्यों कहते हैं? देखो हर एक फेज, जब हम थ्री फेज सप्लाई दे रहे हैं तो हर एक फेज में एक क्या होगा? अल्टरनेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस्ड होगा, है कि नहीं? थ्री फेज स्टेटर वाइंडिंग के ऊपर जब हम थ्री फेज सप्लाई को अप्लाई करेंगे तब हर एक जो हमारा स्टेटर फेज होगा, हर एक फेज में क्या होगा? एक अल्टरनेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस्ड होगा या फिर अल्टरनेटिंग फील्ड प्रोड्यूस्ड होगा। सो यहाँ पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हम क्यों कहते हैं? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या है? सो यही आज हम डिस्कस करें। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे अच्छी तरह से समझना। सो टुडे टॉपिक इज प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग फील्ड। प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग फील्ड। प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग फील्ड। ठीक है, so when three phase winding displaced in space by 120 degree, हमारा जो वाइंडिंग थ्री फेज वाइंडिंग है वो कितना एंगल में एक दूसरे से डिस्प्लेस कर रहा है? 120 डिग्री, एंड आर सप्लाइड बाय थ्री फेज करंट डिस्प्लेस्ड इन द टाइम बाय 120 डिग्री। मतलब कि थ्री फेज हम वाइंडिंग को
इंडक्शन मोटर का जो 3 फेज वाइंडिंग है वहां पर हम जो 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं, वो 3 फेज जो करंट है, सप्लाई करंट, उसका जो फेज डिस्प्लेसमेंट है कितना है 120 डिग्री, क्योंकि वो एक बैलेंस सप्लाई दे रहे हैं। और हमारा जो स्टेटर वाइंडिंग है वो भी क्या है 120 डिग्री एंगल में एक दूसरे से डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, फेज डिस्प्लेसमेंट उसके बीच में कितना है 120 डिग्री। जब ऐसा होगा then a magnetic flux is produced which rotates in space। जब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड होगा वो फ्लक्स क्या होगा स्पेस में रोटेट करेगा। ठीक है, सो देखो when 3 phase windings displaced in space। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा। हेलो, वॉइस क्लियर नहीं है? हेलो, देखो तो अब ठीक है? अब आवाज Yes, ठीक से sir. आ रहा है? Yes, sir. ओके, सो देखो, so when 3 phase winding displaced in space by 120 degree are supplied by 3 phase current displaced in time by 120 degree, then a magnetic field or magnetic flux is produced which rotates in space। ठीक है, मतलब कि जब 3 फेज वाइंडिंग, जो वाइंडिंग क्या है उसका बीच का फेज डिस्प्लेसमेंट कितना है 120। ठीक है, उसको हम सप्लाई दे रहे हैं, एक 3 फेज बैलेंस सप्लाई वहां पर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, 3 फेज एक सप्लाई दे रहे हैं जो कि वहां पर सप्लाई करंट का बीच का जो फेज डिस्प्लेसमेंट है वो भी 120 है। जब ऐसा होगा तो वहां पर क्या होगा, एक मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा जो रोटेट करेगा। ठीक है, जो रोटेट करेगा। तो अब हम देखेंगे कि ये रोटेट कैसे करता है। ठीक है, सो टू फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग फील्ड वी यूज एनालिटिकल मेथड। यहाँ पर हम एक मेथड को यूज करेंगे। ठीक है, मेथड को अप्लाई करेंगे, इसका नाम है एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड। अब वॉइस क्लियर है ना? यस सर। Yes, ओके sir. ओके, so here consider 3 identical coil located on the axis physically at 120 degree in space। ठीक है, मतलब के देखो
ठीक है। ये सब डॉटेड लाइन है, सब डॉटेड लाइन है, ठीक है। ये सब क्या है, डॉटेड लाइन है, ठीक है। सो 3 आइडेंटिकल कॉइल लोकेटेड ऑन एक्सिस फिजिकली एट 120 डिग्री इन स्पेस, मतलब इनके बीच का जो स्पेस है ये कितना का है, 120, ठीक है। ये 120 है, ये 120 है, ये भी 120, ठीक है। यहाँ पर एक कॉइल है, यहाँ पर एक है, क्रॉस होगा तो एक डॉट होगा, ठीक है, ये तो हम जानते ही हैं। यहाँ पर एक क्रॉस होगा तो एक डॉट होगा, ये कॉइल, इसके ऑपोजिट साइड का जो कॉइल होगा क्या होगा, डॉट होगा, ठीक है। बी डैश्ड एंड तो देखो तीनों कॉइल, इसका जो एक्सिस है, ये वाला जो एक्सिस है, ये एक्सिस किसका है, फेज ए का है। तीनों फेज है ए बी सी, ठीक है, तीनों फेज है, तीनों फेज को हम सप्लाई दे रहे हैं, तीनों बाइंडिंग को हम सप्लाई दे रहे हैं 3 फेज सप्लाई से। तो ये तीनों फेज है, एक ए है, एक बी है, एक सी है। तो ए फेज का जो एक्सिस होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, एक्सिस ऑफ फेज ए। ये क्या है, एक्सिस ऑफ फेज बी, फेज बी, एंड ये जो है ये क्या है, एक्सिस ऑफ फेज सी, ठीक है, एक्सिस ऑफ फेज सी। नाउ देखो ईच कॉइल विल प्रोड्यूस एन ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स, जैसे कि मैंने बताया, जब तीनों कॉइल को 3 फेज वाइंडिंग है हमारा, ठीक है, 3 फेज वाइंडिंग के ऊपर अब 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं, तो तीनों कॉइल क्या करेगा, एक ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, along its own axis. So let's the instantaneous flux, so इसका instantaneous value क्या होगा, let's the instantaneous flux is given by, जैसे कि एक क्या हो जाएगा phi1, एक को हम phi1 ले लेते हैं, so phi1 क्या होगा, इंस्टेंट, तुम लोग नेटवर्क थ्योरी में इससे पहले पढ़ चुके होंगे कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू को हम ओमेगा डी से कैसे लिखते हैं, सौरभ मालूम है, सौरभ? यस सर। मतलब कि तुम्हें एक बताया गया है करंट का एक मैक्सिमम वैल्यू, मान लो कि आई एम, तो करंट का एक ओमेगा टी का भी वैल्यू है, सो उस एट द इंस्टेंट मोमेंट इंस्टेंटेनियस जो वैल्यू होता है स्मॉल आई, उसका फॉर्मूला मालूम है तुम्हें, नेटवर्क थ्योरी में पढ़े होंगे इससे पहले, साइन ओमेगा टी, आई एम साइन ओमेगा टी, वेरी गुड। तो यहाँ पर जो Sin- phi1 का जो वैल्यू आएगा उसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, phi m साइन ओमेगा टी। यहाँ पर बात क्लियर है ना, यहाँ पर क्लियर है ना, क्यों हम इस तरह से लिख रहे हैं? यस सर। हाँ, तो ये है हमारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ठीक है, और phi m मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू इनटू साइन ओमेगा टी, ये तो हम जानते ही है। तो दूसरा जो है, मतलब कि इसको, ये जो phi2 है एक्सिस ऑफ फेज बी में, ये जो phi2 है,
तो phi 2 का क्या होगा बताओ तो? ये 120, phi m sin omega t minus 180 हाँ sin ओमेगा टी माइनस 120। 120। अच्छा, और हमारा जो phi 3 है इसका वैल्यू आएगा phi m, यहाँ पर होगा, यहाँ पर नहीं। Yes, तो phi m sin sin ओमेगा टी omega प्लस t 120, 120। 120। तो ये तीनों इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। अब यहाँ पर देखो, ये जो तीनों वैल्यू है इसका जो रिजल्टेंट होगा, मतलब resultant flux produced by this system may be determined by resolving component with respect to the physical axis। मतलब के यहाँ पर और एक हम ग्राफ को बनाते हैं, देखो मान लो कि ओके, अच्छा तो डॉट ले लेते हैं। देखो तीनों वैल्यू का हम यहाँ पर लिया। ये जो है हमारा, ये क्या है, यही हमारा phi 1 है। ये क्या है हमारा phi 1 है। ये क्या है phi 2 है, और ये हमारा phi 3 है। सो देखो तीनों फ्लक्स का जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, ये phi 1 है। तीनों फ्लक्स का जो रिजल्टेंट आएगा वही हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, मतलब के तीनों अलग अलग सा फ्लक्स है, हर एक कॉइल अलग अलग सा एक ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि phi 1 है, phi 2 है एंड phi 3 है। तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट है वही रिजल्टेंट फ्लक्स स्पेस के अराउंड वो रोटेट करेगा। सो उस रिजल्टेंट फ्लक्स को ही हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसका मैग्नीट्यूड हमें देखना है, उसका डायरेक्शन हमें देखना है। तो इन तीनों का am I audible? Yes, sir. हाँ, वो थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है। अच्छा ठीक है, देखो तो ये जो हमारा तीनों कॉइल है, तीनों कॉइल से जो अल्टरनेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है phi 1, phi 2 एंड phi 3, तो इनका जो रिजल्टेंट है, तीनों फ्लक्स का जो रिजल्टेंट है वही हमें निकालना होगा, ठीक है। सो देखो इस रिजल्टेंट फ्लक्स को निकालने के लिए इन तीनों फ्लक्स का हमें एक हॉराइजेंटल कंपोनेंट लेना होगा एंड एक वर्टिकल कंपोनेंट लेना होगा। हर एक जो फ्लक्स है, अल्टरनेटिंग फ्लक्स, हर एक फ्लक्स का हमें एक हॉराइजेंटल कंपोनेंट लेना है, मतलब phi 1 का ये वाला कंपोनेंट, phi 2 का भी ये हॉराइजेंटल कंपोनेंट एंड phi 3 का भी हॉराइजेंटल कंपोनेंट हमें लेना है। फिर क्या है, इन तीनों का वर्टिकल कंपोनेंट लेना है, ठीक है। तो उसको, उन दोनों कंपोनेंट को, phi हॉराइजेंटल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट को हम रिजॉल्व करेंगे। फिर हमें phi r जो है, मतलब रिजल्टेंट फ्लक्स जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों जो फ्लक्स है इसका हॉराइजेंटल कंपोनेंट क्या होगा, ठीक है। इसका तीनों का हॉराइजेंटल कंपोनेंट जब हम लेंगे, देखो द रिजल्टेंट horizontal component of flux is given by phi, इसको हम phi h ले लेते हैं। ये क्या है, ये
फाई एच है, मतलब के हॉराइजेंटल कंपोनेंट, ठीक है। सो बताओ, देखो यहाँ पर फाई वन जो है उसका हॉराइजेंटल कंपोनेंट क्या है, यही है, ये तो इस पोजीशन में ही है, सो इसको हम फाई वन ही लिखेंगे। तो तीनों कंपोनेंट का हॉराइजेंटल कंपोनेंट लेना मतलब तीनों का समेशन होगा, तीनों का हॉराइजेंटल कंपोनेंट का हम साम कर देंगे। तो यहाँ पर फाई वन है। अब बताओ फाई टू का हॉराइजेंटल कंपोनेंट क्या होगा। देखो यहाँ पर ये जो एंगल है ये कितना है, फाई थ्री फाई वन के बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना होगा, 30. 30। तो ये अगर 30 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 60। यहाँ पर ये भी 30 है और ये एंगल जो है ये 60 है, ठीक है। तो अब बताओ फाई टू का हॉराइजेंटल कंपोनेंट, मतलब कि ये वाला जो कंपोनेंट होगा इसका वैल्यू क्या होगा, Phi 2 cos 60. फाई टू कॉस 60. वेरी गुड। तो फाई टू कॉस 60 इसका डायरेक्शन कौन सी दिशा में होगा, इस दिशा में, हमें तो लेना है यहाँ पर। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माइनस फाई टू Phi 2 cos 60. कॉस 60, ठीक है। वैसे ही हमारा फाई थ्री जो है इसका ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा, फाई थ्री का ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा, Phi 3 cos 60. फाई थ्री कॉस 60। तो इसको हम लिखेंगे इस दिशा में, तो माइनस फाई थ्री कॉस 60। ये बन गया हमारा हॉराइजेंटल रिजल्टेंट हॉराइजेंटल कंपोनेंट। बताओ किसी को कोई यहाँ पर दिक्कत है, नो सर। ठीक है ना, ये एक सिंपल सा बात है, ठीक है। इसको अगर स्प्लिट करोगे तो दो कंपोनेंट आएगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉराइजॉन्टल कंपोनेंट। सो एंगल जिसके साथ रहता है उस प्लेन में हमारा क्या होगा, कोसाइन होगा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा और अलग से कंपोनेंट जो होगा जिसको हम इमेजिनरी पार्ट भी कहते हैं वो साइन से होगा, ठीक है। मतलब कि फाई टू का अगर ये वाला कंपोनेंट हमें लेना होता तो हम क्या लिखते हैं, फाई टू साइन 60, ये वाला कंपोनेंट, ये वाला जो कंपोनेंट है फाई टू कॉस 60। जूही कुमारी, यहाँ तक बात समझ आ रहा है, यस सर। क्लियर है ना, यस सर। हाँ ठीक है। देखो सो फाई वन ये हो गया है। अब देखो ये फाई वन फाई टू एंड फाई थ्री का ये जो वैल्यू है यहाँ पर पुट कर दो, फिर देखो क्या आता है। सो फाई वन, ये तो फाई वन ही है, अच्छा देखो, अच्छा फाई टू जो है, ठीक है, फाई टू कॉस 30, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, कॉस कॉस 60 को यहाँ पर कॉमन ले लो, कॉस 60, तो यहाँ पर क्या होगा, फाई टू प्लस फाइव, है कि नहीं। सो फाई वन क्या है, फाई वन का वैल्यू बताओ, फाई एम साइन साइन ओमेगा टी माइनस कॉस 60 का वैल्यू क्या है, 1/2. 1/2। फाई टू का वैल्यू को पुट करो, फाई टू क्या है, Phi m sin omega t minus 120. फाई एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, 120 डिग्री Plus प्लस फाई एम Phi m sin साइन omega t ओमेगा टी प्लस plus 120. 120, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फाई एम साइन ओमेगा टी माइनस, यहाँ पर फाई एम को भी कॉमन ले लो, तो फाई एम कॉमन आ गया
अपॉन 2, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये साइन a माइनस बी है। तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है बताओ तो। याद है ना मैथमेटिक्स में साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो मैथ में किए हो। मीनू यस सर। बताओ। सर साइन ए Minus कॉस one. बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए, वेरी गुड, साइन ए कॉस बी, कॉस बी यहाँ पर क्या है 120 डिग्री, माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है, माइनस कॉस ए साइन बी। वैसे ही ये क्या है साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस कॉस ओमेगा टी साइन 120 डिग्री। तो कॉस ओमेगा टी साइन 120 डिग्री, कॉस ओमेगा टी साइन 120, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फाइव एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव एम अपॉन 2 इंटू साइन ओमेगा टी कॉस 120 डिग्री प्लस साइन ओमेगा टी कॉस 20 डिग्री। सो ये क्या हो गया 2 साइन ओमेगा टी कॉस 120 डिग्री। तो यहाँ पर फाइव एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव एम बाई 2 इंटू 2 साइन ओमेगा टी कॉस 120 का वैल्यू कितना आया, कितना आएगा कॉस 120 का वैल्यू कितना आएगा अरे जल्दी जल्दी बताओ, कॉस 120 क्या होता है। सर -1/2। -1/2। कैलकुलेटर देख के बताया। नो सर, cos 90 प्लस 30 इक्वल टू माइनस साइन ठीक है, 30 ठीक है। इक्वल टू -1/2। हाँ हाँ समझ गए, ठीक है। देखो तो फाइव एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव एम, अच्छा ये 2 कैंसिल कर दो, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा फाइव एम साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी 2, ठीक है, फाइव एम साइन ओमेगा टी 2 फाइव। सो कितना आएगा यहाँ पर 3/2 फाइव एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो हॉराइजेंटल कंपोनेंट होगा तो वैल्यू आएगा 3/2 फाइव एम साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये हॉराइजेंटल वैल्यू है। तो अभी तो टाइम खत्म होने वाला है, तो आज यही तक ठीक है। हाँ, इसके बाद क्लास है ना तुम लोगों को। Yes, sir. यस सर। अच्छा यस सर। तो ठीक है, ये आज हम हॉराइजेंटल कंपोनेंट को निकाल लिया। नेक्स्ट क्लास में हम वर्टिकल कंपोनेंट को निकाल के उसको रिजॉल्व करके फायर का जो वैल्यू है, मतलब रिजल्टेंट फ्लक्स का जो वैल्यू आएगा वो हम देखेंगे, एंड रोटेटिंग जो फील्ड है उसका हम डायरेक्शन को भी देखेंगे, ठीक है। क्यों हम उसे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, तब बात पूरा क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर है ना। यस सर। हाँ, इसे याद रखना क्योंकि नेक्स्ट क्लास यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, जस्ट 20 to 30% हुआ है, अभी 70% बाकी है। सो ठीक है, चलो क्लास को यहीं पर खत्म थैंक यू करते हैं। सर। ओके, थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू। थैंक यू सर। अच्छा अटेंडेंस भेज देना, ठीक है, थोड़ा। ओके सर। ओके ओके, ठीक है, चलो थैंक यू।